मित्रों, नमस्कार। आज हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। अभी तक हमने जितने भी वीडियोस क्लिप्स बनाए हैं उनमें कहीं विज्ञान और बुद्धिज़्म का एक रिलेशनशिप और बुद्धिज़्म और उसके सिद्धांत कैसे विज्ञान के साथ में मेल खाते हैं, उसके आधार पे हमने वो कुछ वीडियोस बनाए। वह डिस्कशन जो था वो एक रिलेशनशिप था, हाउ बुद्धिज़्म इज रिलेटेड टू द साइंस। लेकिन उन सबको स्टडी करने के बाद हमको ऐसा लगा कि हमें बुद्धिज़्म के जो ग्रंथ हैं और जिन ग्रंथों में वह नॉलेज, वह जानकारी लिखा गया है, हमें उन ग्रंथों के बारे में भी कुछ डिस्कशन करना चाहिए। और यह इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज, ये जानकारी पब्लिक डोमेन में जो लोग बुद्धिज़्म से ज़्यादा वाकिफ नहीं है उन तक पहुंचानी चाहिए कि उनको कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, किस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है। तो ये बेसिक नॉलेज है और हमने सोचा कि उसके ऊपर भी एक इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों में एक इंटरेस्ट जागृत हो कि हमको, अगर हमें बुद्धिज़्म और विज्ञान को रिलेट करके और ज़्यादा स्टडी करना है तो हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये कुछ रिलेशनशिप्स को डेवलप किया, कुछ बुक्स को इकट्ठा किया और वही नॉलेज, वही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो बेसिकली बुद्धिज़्म की जो बेसिस है वो त्रिपिटिका ग्रंथ कहते हैं। त्रिपिटिका, त्रि का मतलब तीन, पिटिका कहते हैं, ये पाली का वर्ड है। पिटिका मतलब बास्केट, टोकरी, यानी कि तीन टोकरियां। तो बुद्धिज़्म के जो ग्रंथ हैं, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो बेसिस हैं बुद्धिज़्म को फॉलो करने का, या उसमें जानकारियां जो लिखी गई हैं, अभूतपूर्व जो अद्वितीय जानकारियां हैं, वो इन तीन में मुख्य बास्केट्स है, ग्रंथों की बास्केट है और उनमें ये संकलित है। इन तीनों बास्केट के अंदर जो त्रिपिटिका है, ये तीन बास्केट क्या क्या है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। कि इसमें पहली जो बास्केट है उसको कहा गया है सुत्त पिटिका। सुत्त पिटिका, दूसरा है विनय पिटिका और तीसरा है अभिधम्म पिटिका। तो सुत्त पिटिका और विनय पिटिका बेसिकली जो भी नॉलेज है या जो भी रिलेशंस हैं या जो भी कहेंगे कि स्पेशल जो बातें कही गई हैं, वो है मैक्रोस्कोपिकली एनालिटिकल वे में कही गई है। मतलब उनको ऊपर से देखा गया है। ऊपर से देखने का मतलब है कि वो जनरल टर्म में डिस्कस की गई है, जिससे कि आम लोगों की समझ में वो आ जाए। और वह जो जानकारियां हैं वो कथाओं के रूप में या केस स्टडीज के रूप में या लोगों से डिस्कशन के, आपसे डिस्कशन के रूप में इस तरीके से उनको रचा गया है कि वह लोग, आम जनता जो बहुत गहराई में नहीं जाना चाहती है, वह बुद्धिज़्म को कैसे समझ पाए। तो ये दो पिटिकाएं हैं, सुत्त पिटिका और विनय पिटिका। तीसरी जो मुख्य जो ग्रंथ है बौद्ध धर्म का और जो उसका बेसिस है, जो हार्ट है, वह है अभिधम्म पिटिका। अभिधम्म पिटिका में सभी चीज़ों को, कॉन्शियसनेस, मैटर्स, इंद्रियें, ये कॉस्मोस, हमारा शरीर, इनको माइक्रोस्कोपिकली एनालाइज किया गया है। माइक्रोस्कोपिकली एनालिसिस का मैं जब बात कर रहा हूँ तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि एक टेबल है, एक कुर्सी है, एक मेज है, कोई भी वस्तु है, सपोज टेबल है, तो अगर हम टेबल के बारे में डिस्कस करना चाहें तो
सुत्त पिटिका और विनय पिटिका हमको कहती है कि यह एक टेबल है और इसमें 4 पैर हैं। इसमें एक स्मूथ सरफेस है जिसके ऊपर हम सामान अपना रख करके इसको यूज कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह एक साधारण इंफॉर्मेशन है और समझने के लिए इसको हमने इसका रूप, इसका रंग, ये चकोर है या ये त्रिकोणी है या यह काली है या सफ़ेद है या लकड़ी के कलर की है, वो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें डिस्कस किए। तो ये मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, मैक्रोस्कोपिक नॉलेज है। लेकिन इसी टेबल को अगर हम अभिधम्म पिटिका जो ग्रंथ है उसके आधार पर इसका एनालिसिस करेंगे तो अभिधम्म पिटिका के आधार पर अभिधम्म इसको कहेगा कि यह एक टेबल है और ये एलिमेंट से मिलकर बनी है, ये एटम से मिलकर बनी है। एटम्स के अंदर वो मोशन है, गति है, उसमें टेम्परेचर है और एक एटम्स के अंदर बाइंडिंग फोर्स है जिसके आधार पर इसका रूप, इसका रंग आता है। तो इस तरीके से अभिधम्म पिटिका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है और जबकि सुता और विनय पिटिका मैक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। अब हम बात करते हैं कि अभिधम्म पिटिका में क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली अभिधम्म, अभि का मतलब होता है ग्रेट और एक्सेलेंट, और धम्मा का मतलब होता है, ये पाली के वर्ड हैं दोनों, पाली लैंग्वेज के, और धम्मा का मीनिंग है डॉक्ट्राइन, फिलोसफी। या इसको हम मानेंगे कि अभिधम्म का मतलब है ग्रेट फिलोसफी या ग्रेट डॉक्ट्राइन। अभिधम्म पिटिका में बेसिकली 7 ग्रंथ हैं और 7 ग्रंथ अलग अलग विषयों के ऊपर जानकारियां देते हैं और गूढ़ जानकारी, माइक्रोस्कोपिक जानकारी हमको देते हैं। तो इसके जो मुख्य जो ग्रंथ हैं उसमें पहला आता है और इनका सीक्वेंस है, वहाँ पर यह भी डायरेक्शन है कि पहले कौन सा पढ़ा जाए, बाद में कौन सा पढ़ा जाए। हम ये नहीं होगा कि हम तीसरे नंबर की ग्रंथ को पहले नंबर पे ले आकर के पढ़ना शुरू करें तो हम वो समझ नहीं पाएंगे ठीक से। तो इस तरीके से इनका एक सीक्वेंस है और उसमें पहला नंबर आता है अभिधम्म संगनी। ये एक बुक है, ग्रंथ है। अभिधम्म संगनी जो ग्रंथ है उसमें बेसिकली मेजर 4 अध्याय हैं, 4 चैप्टर। उसमें पहला चैप्टर डिस्कस करता है कॉन्शियसनेस को, दूसरा चैप्टर है वो मैटर के बारे में बात करता है, रूपा, और तीसरा चैप्टर इन दोनों कॉन्शियसनेस और मैटर के रिलेशनशिप को बताता है, आपसे रिलेशन क्या है, उसको कहा गया है निकेपा। और चौथा अध्याय है, उसको पाली में इसका नाम दिया गया है अत्तुधारा। अत्तुधारा का मीनिंग है इलुसिडेशन और हायर लेवल ऑफ क्लैरिटी। तो ये चौथा अध्याय है कॉन्शियसनेस और मैटर का और डीप और अंदर जाकर के वर्णन इसमें किया गया है। तो ये अभिधम्म संगनी जो किताब है वो बेसिकली कॉन्शियसनेस को डिस्कस करती है और उसका मैटर से क्या रिलेशन है उसको बताती है। और जब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्शियसनेस, तो ये मोरल कॉन्शियसनेस को की बात करती है, ये मॉरल कॉन्शियसनेस की बात करती है, और यह इन दोनों के बीच का एक कॉन्शियसनेस है, इंटरमीडिएट स्टेट जिसको कहा गया है। उसको पाली में वर्ड दिया गया है अभ्याकता, अभ्याकता को डिस्कस करती है। तो ये बहुत गूढ़ रहस्य है और इसको पढ़ने के लिए हमको समय चाहिए होगा, क्योंकि ये बुक बहुत बड़ी बुक है और इसमें लगभग 1,04,000 वर्ड्स है। तो पहला बुक है, इसको नंबर 1 पर रखा गया। इसी सीरीज में दूसरी बुक, जो दूसरा ग्रंथ है अभिधम्म पिटिका का, वह है विभंगा। विभंगा, विभंगा को जो स्थान मिला है अभिधम्म पिटिका में, वह जैसे उसका एक सेंट्रल, एक बिल्कुल केंद्रीय बिंदु है। जो अभिधम्म प्रिंसिपल्स हैं, जो बुद्धिज्म के प्रिंसिपल्स हैं, उनमें यह जो ग्रंथ है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है और इसको प्योर साइंटिफिक नॉलेज के नाम से हम जानते हैं। बुद्धा की जो प्योर साइंटिफिक नॉलेज है वो है विभंगा है।
विभंगा में 18 चैप्टर दिए गए हैं और इसमें क्या डिस्कस किया गया है, बेसिकली इसमें एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स को कहते हैं हम हमारा साइकोलॉजी, किसी भी मनुष्य का साइकोलॉजी, मनुष्य को की बात अलग है, वहां पर निर्जीव चीजों की साइकोलॉजी का भी अध्ययन करके इसमें मेंशन किया गया। दूसरा इसमें जो मुख्य बिंदु है जिस पे इसमें डिस्कशन है वह है आयतनास। आयतन मतलब सेंस स्फीयर, जो हमारी इंद्रिय हैं, जो उनका क्या साइंस है, उनका विज्ञान क्या है, उस पर डिस्कशन किया गया। नॉर्मल डिस्कशन इंद्रियों के बारे में विनय पिटिका और सुत्त पिटिका में भी मिलेंगे, लेकिन उनका साइंटिफिक डिस्कशन वह विभंगा में हमको देखने को मिलता है। और तीसरा जो इसका मुख्य एरिया है वह है धातु, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ये प्योर साइंटिफिक सेक्शन है इस ग्रंथ का। इसमें अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स का डिस्कशन है और उनका हमारे कॉन्शियसनेस पर, फिजियोलॉजी पर, हमारे साइकोलॉजी पर और हमारी सेंसेस पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है वह इस ग्रंथ में दिया गया है। तो हम अगर सोचते हैं कि इतना समय पहले, 2-2.5 हजार साल पहले भगवान बुद्ध ने कितना डिस्कशन करके, कितना सोचने विचारने के बाद, बिना किसी साइंटिफिक लेबोरेटरीज के इतना गूढ़ रहस्य, इतने डिस्कवरी किया और उनको अपने ग्रंथों में मेंशन किया, तो ये एक महान कार्य था। बेसिकली विभंगा जो ये बुक है, ये क्या हमें डील करती है, क्या चीज़ों को ये बताती है? ये बताती है ट्रुथ क्या है, और ये साइंटिफिक टर्म्स में ट्रुथ की डिस्कशन करती है। तो ट्रुथ, सच्चाई क्या होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी फैकल्टीज हैं, सच को कौन कंट्रोल करता है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। सोचने में ही अद्भुत लगता है कि एक तो सच क्या है यही नहीं पता, आज भी नहीं पता, वो भगवान बुद्ध ने 2.5 हजार साल पहले खोजा। उसके बाद उसको खोजा ही नहीं, उसको ये भी पता किया कि इसको कंट्रोल करने वाली फैकल्टीज, अथॉरिटीज कौन है। उसके बाद इसमें बताया गया कि जेनेसिस, उत्पत्ति कैसे होती है, किसी भी चीज की उत्पत्ति का कारण क्या है, मनुष्य का, पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, ईंट पत्थर का, मिट्टी का, इसका जेनेसिस क्या है। इसके साथ उसमें डिस्कशन किया गया कि माइंडफुलनेस क्या है, माइंड एनालिसिस किसको कहेंगे, और सुप्रीम एफर्ट्स क्या होते हैं। साथ में ही उसमें डिस्कशन है कि कोई व्यक्ति, हम कहते हैं लोगों को कि वो एक इज ए अकम्प्लिस्ड मैन, वो बहुत ज्ञानी पुरुष है, वो बहुत उत्तम क्वालिटी का व्यक्ति है। तो अकम्प्लिशमेंट का डिफाइन किया गया है, कैसे उसको कहेंगे कि वो अकम्प्लिस्ड है कि नहीं है। साथ ही इसमें विजडम और प्योर विजडम को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, विजडम और प्योर विजडम। तो विजडम को भी डिवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, अलग अलग क्लासिफाई किया। 2 विजडम है, एक प्योर विजडम है, एक जनरल विजडम। देन इसमें अगला जो मुख्य बिंदु है वो एनालिटिकल नॉलेज। किसी भी चीज को हम कैसे समझें, कोई कह दे हम मान लें नहीं, कहीं लिखा हुआ है इसलिए मान लें यह भी नहीं, उसको हम एनालिसिस उसका करें, उसको तर्क के आधार पर कैसे समझें, एनालिटिकल नॉलेज। अब वो एनालिटिकल नॉलेज हमारा साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, साइंटिफिक भी हो सकती है और सोशल भी हो सकती है। तो एनालिसिस के कई आयाम हैं, हम किसी भी लेवल पे उसका एनालिसिस करें, लेकिन एनालिसिस जरूर करें। तो एनालिटिकल नॉलेज को कैसे डेवलप किया जाए इस ग्रंथ में लिखा गया है। फिर इसमें ट्रूथ ही नहीं बताए गए हैं, सच्चाई नहीं बताई है, उसमें इसेंस ऑफ ट्रूथ, मतलब ट्रूथ का क्या एसेंस है, उसके क्या रंग हैं, उसकी क्या गंध है, उसकी क्या कहेंगे कि उसका रूप क्या है, हम कैसे जाने कि ये सच है। इतने गूढ़ रहस्यों को भगवान बुद्ध ने इन ग्रंथों में मेंशन किया, और हम कितने साधारण व्यक्ति हैं, साधारण, इनको पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। तो बहुत ही निराशा की बात है कि इन अद्वितीय ग्रंथों को हमें जरूर पढ़ना चाहिए। इस ग्रंथ में लगभग 2,80,000 वर्ड्स है, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है।
और इसको नंबर 2 पर रखा गया है कि ये नंबर 2 पे ही पढ़ा जाएगा। जब अभिधम संगनी आप समझ जाएं तब विभंगा के ऊपर जाएं। उसके बाद तीसरा ग्रंथ है धातु कथा। धातु हिंदी में भी कहते हैं, पाली में भी बोला जाता है एलिमेंट से, धातु। इसके अंदर 14 चैप्टर हैं। ये रिलेटिवली एक छोटी किताब है जिसमें 48,000 वर्ड्स के आसपास है, और इसमें एलिमेंट्स को डिस्कस किया गया है। एलिमेंट्स का हमारे शरीर के साथ में, इस नेचर, इस ब्रह्मांड यूनिवर्स के साथ में कैसे रिलेशन है, उसके ऊपर इसमें चर्चाएं की गई है। यह भी प्योरली एनालिटिकल बेसिस पर है, तार्किक बेसिस पर है। जस्ट डिस्कशन कथाएं नहीं है, इसमें एनालिसिस किया गया है और साइंटिफिक एनालिसिस है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। चौथी जो ग्रंथ आती है अभिधम्म पिटिका का, वह है पुग्गल पनाती। पुग्गल पनाती, कठिन वर्ड्स हैं, इनका उच्चारण भी हमारे साधारणतया हम सोच समझकर करना होता है। तो पगला पनाती ये क्या है, इसमें क्या बताया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिलेटिवली छोटी किताब है, लेकिन इसके अंदर 48,000 वर्ड्स के आसपास इसमें भी हैं। और ये क्या कहती है? ये बताती है कि कोई इंडिविजुअल्स को हम कैसे पहचानते हैं, डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। उसको हम किस कैटेगरी में, किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं, किसी व्यक्ति को हम देखते हैं, उस व्यक्ति को देखने से, परखने से, बात करने से हम उस व्यक्ति की को कैटेगराइज कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसके कॉन्शियसनेस के आधार पर, उसकी नॉलेज के आधार पर। तो डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल ही नहीं, सिंगल इंडिविजुअल और पेयर इंडिविजुअल, उनमें भी डिफ्रेंशिएट किया गया है। और उसके भी आगे गए हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का मतलब है एक समाज जिसमें हम लोग रहते हैं। समाज भी ग्रुप्स में बटा हुआ है, एक समाज में एक से ज़्यादा ग्रुप हो सकते हैं। तो एक ग्रुप का डेजिग्नेशन क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, उस समाज में रहने वाले दो लोग जब साथ साथ रहते हैं उनका कैरेक्टर क्या है, और जब कोई अकेला रहता है उसका क्या है, ये सब चीज़ों को एक रिलेटिव फॉर्म में डिस्कशन किया गया है। और ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और इस जानकारी के बिना ही, यही रीजन है कि हम, ये सब नॉलेज नहीं है और हमारा समाज भी बटा हुआ है आज भी, क्योंकि हम इंडिविजुअल का डेजिग्नेशन समझ ही नहीं पाए। पांचवा ग्रंथ है कथावैतु। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। आपको ताज्जुब होगा कि उस जमाने में और भगवान बुद्ध के ग्रंथों में इस तरीके का डिस्कशन है, इस तरीके का नॉलेज है जो हम सोच भी नहीं सकते, आज भी नहीं सोच सकते। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो कथावैतु है, यह ग्रंथ कंट्रोवर्सीज जो होती हैं, जो हमारे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं समाज में, फैमिली में, देश में, जो विवाद है, कंट्रोवर्सी विवाद, वो विवाद का कारण, उनको उनको वो बढ़ते कैसे हैं, उसका एनालिसिस, मतलब कंट्रोवर्सीज का एनालिसिस किया गया है। कंट्रोवर्सीज क्या टॉपिक है, हम कभी सोचते भी नहीं इन टॉपिक्स के ऊपर। कंट्रोवर्सीज जो है, और उस समय की 216 कंट्रोवर्सी, जो उस समय की मुख्य कंट्रोवर्सीज थी, उन 216 कंट्रोवर्सीज को इस ग्रंथ में जगह मिली है। और आपको जानकर और भी लगेगा, ताज्जुब होगा कि यह ग्रंथ बाद में अभिधम्म पिटिका में जोड़ा गया है। कब? थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिज्म जो हुई, जो सम्राट अशोक ने किया, उस समय पर ये मोगलीपुत्ता जो एक अरिहंत है, जो बुद्धा के बहुत ब्राइट शिष्यों में से एक थे, उनका ये वर्क है। उन्होंने इसमें रिसर्च किया और इन कंट्रोवर्सीज को उन्होंने संग्रहित करके एक ग्रंथ की रचना की, और बाद में इस ग्रंथ को अभिधम्म पिटिका में शामिल किया गया। और यह जो मोगलीपुत्ता थे, इन्होंने ही थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ बुद्धिज्म जो हुआ, वर्ल्ड थर्ड कॉन्फ्रेंस, उसका अध्यक्षता की थी सम्राट अशोक के समय में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ होगा जरूर। हमने अंदर से नहीं देखा है, बाहर से जरूर देखा है इसको। तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये कंट्रोवर्सीज किस तरीके से क्रिएट होती है, किस तरीके से इनका सॉल्यूशन किया जा सकता है। छठा ग्रंथ है इसमें बुक ऑफ पेयर।
इसको कहते हैं बुक ऑफ पेयर्स। पेयर्स का मतलब, इसको नाम है इसका पाली में यामाका, यामाका। तो पेयर्स का मतलब क्या है कि जब दो व्यक्ति किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो एक प्रश्न पूछता है और दूसरा उत्तर देता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे गीता में कृष्ण ने उत्तर दिया और अर्जुन ने सवाल पूछे। तो यह बुक गीता के आसपास मानी जा सकती है। तो ये बुक जो है वो पेयर्स का डिस्कशन इसमें है और ये क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में है। इसके अंदर भी 10 चैप्टर हैं और वो क्वेश्चन भी जो हैं वो किस आधार पर क्वेश्चन लिखे गए हैं और किस आधार पर आंसर किए गए हैं, उनके जो मुख्य बिंदु हैं उनमें भी रूट, किसी भी व्यक्ति का एक मूल होता है, मूल को डिस्कस किया गया। किसी विचार का भी एक मूल है, मूल मतलब रूट, जड़। समाज की भी मूल होती है, रूट होती है, वह रूट का डिस्कशन किया गया है। सेंसेस कैसे काम करती हैं, अगेन उसके ऊपर डिस्कशन है। एलिमेंट्स के ऊपर है। कंडीशनिंग थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंडीशनिंग थिंग्स मतलब चीजों का कंडीशनिंग कैसे हो। तो ये टॉपिक है जो प्रतीत समुत्पाद में हमने डिस्कस किया था पहले कि कंडीशनिंग, हर चीज का उत्पत्ति कंडीशन पे डिपेंड है, कंडीशनड उत्पत्ति है, इनको डिस्कस किया गया है। साथ में कॉन्शियसनेस को और कंट्रोलिंग फैकल्टी ऑफ द ट्रूथ को भी डिस्कस किया गया है। इस बुक में 9,60,000 वर्ड्स हैं, काफी बड़ा ग्रंथ है ये। हमको इन ग्रंथों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। लास्ट जो अभिधम्म पिटिका का जो अंतिम ग्रंथ है उसको कहते हैं पठाना। पठाना, पा, PATHANA। पा का मतलब पाली में होता वेरियस, डिफरेंट। और थाना, आपको ताज्जुब होगा कि ये सब मुझे अध्ययन करते हुए पता चला कि जो थाना आज भी यूज होता है, ये वर्ड थाना, पुलिस स्टेशन, थाना, ये पाली का वर्ड है। पाली से आया है थाना। बुद्धिस्ट जमाने में भी थाना ही कहा जाता होगा पुलिस स्टेशन को, थाना। लेकिन उस समय इसका मीनिंग जो बुक में दिया गया वो रिलेशनशिप, मतलब वेरियस रिलेशनशिप। तो वेरियस रिलेशनशिप का इस अंतिम ग्रंथ में डिस्कशन किया गया है। और वो कौन से रिलेशनशिप है, पहले भी कुछ ग्रंथों में रिलेशनशिप आया है लेकिन इसमें स्पेशल रिलेशनशिप की बात की गई है और वो रिलेशनशिप है कैजुअल रिलेशनशिप। परमानेंट रिलेशनशिप की बात नहीं, कैजुअल रिलेशनशिप। तो कैजुअल रिलेशनशिप में 24 बेसिक कैजुअल रिलेशनशिप इसमें डिस्कस किए गए हैं और उन 24 कैजुअल रिलेशनशिप को यूनिवर्सल ट्रुथ प्रिंसिपल के आधार पर एनालाइज किया गया है, एनालिसिस किया गया है। और इस बुक के ऊपर ही ये डिस्कशन है। शुरुआत में ही ये कहा गया है कि ये एक ओमनी साइंस के आधार पर रचा गया ग्रंथ है। ओमनी साइंस, ऐसा साइंस जो ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह मिलता है, एवरीवेयर। तो इस तरीके से 7 मुख्य ग्रंथ अभिधम्म पिटिका के हैं और ये 7 ग्रंथ मिलकर बुद्ध का विज्ञान जिसको हम कहते हैं उसकी रचना करते हैं। तो इस डिस्कशन का, इस वीडियो का पर्पस इतना ही था कि मैं आपको ये जानकारी दूं जिन लोगों को ना हो कि अभिधम्म पिटिका जो तीसरा बास्केट है, तीसरा एक कैटेगरी है त्रिपिटिका की, वह एक साइंटिफिक कैटेगरी है जिसमें बुद्ध के प्रिंसिपल्स को, बुद्ध के जो डिस्कवरीज हैं उनको बहुत माइक्रोस्कोपिकल लेवल पर एनालिसिस किया गया, सोचा गया है, समझा गया है, डिस्कवरी किया गया है उस समय और उनको श्रेणीबद्ध किया है, उसको संगठित किया है, संकलित किया है। और इन 7 किताबों के अध्ययन के बाद शायद हम यूनिवर्सल ट्रुथ क्या हो सकते हैं, यूनिवर्सल उत्पत्ति किसको कहते हैं, मैटर कैसे काम करता है, मैटर कॉन्शियसनेस का क्या रिलेशनशिप है, हमारे इंडिविजुअल लोगों को हम कैसे पहचान सकते हैं, इंडिविजुअल डेजिग्नेशन कैसे हम पता कर सकते हैं, मॉरल और इमोरलिटी क्या हो सकती है और हम बेसिकली मॉरल और इमोरल के बीच में कैसे प्ले करते हैं और साथ में हमारे रिलेशनशिप्स कैसे हैं,
हमारे परमानेंट रिलेशनशिप और कैजुअल रिलेशनशिप वो क्या है, साथ ही साथ कंट्रोवर्सीज को कैसे हल किया जाए, इन सब विषयों पर गहन अध्ययन किया गया है और लोगों के सामने रखा गया है। मुझे आशा है कि यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, जिसको आप पढ़ने से आपका ज्ञानवर्धन जरूर होगा और आपका बुद्धिज्म में इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।